नमस्कार साथियों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जूल थॉमसन गुणांक। इस जूल थॉमसन गुणांक से पहले अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था जूल का नियम या जूल थॉमसन प्रभाव। जूल का नियम भी पढ़ चुके हैं हम, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था जूल थॉमसन प्रभाव, और उसके बाद में है जूल थॉमसन गुणांक। ठीक है, तो इसी क्रम में अपना जो टॉपिक है जूल थॉमसन गुणांक, ये अपन इसकी शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत करने का जो हमारे पास तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि माना किसी तंत्र की एंथैल्पी, माना किसी तंत्र की एंथैल्पी ताप व दाब का फलन है। ताप व दाब का फलन है। अतः अपन इसे लिख सकते हैं H बराबर फलन T P, और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। दूसरा अपन यहाँ पर लिख देंगे कि यदि एंथैल्पी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन DH एक यथातथ अवकल है, तो अब आप लोग जानते हो कि जब ये टर्म्स अपन लिखते हैं कि यदि एंथैल्पी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन DH एक यथातथ अवकल है, तो इसे अपन किस रूप में लिख सकते हैं? DH बराबर डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट T dP प्लस डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T dP, और ये समीकरण नंबर हमारे पास 2। यानी जब अपन ये लिखते हैं कि कोई भी अवस्था फलन में जब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन किन्हीं दो चरों के सापेक्ष लिया जाता है, तो फिर उस टर्म को अपन आंशिक अवकलन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा DH बराबर डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T dP प्लस डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T dT। अब देखिए, यदि डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर, स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर हम सामान्य पढ़ चुके हैं कि वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा यदि डेल H अपॉन डेल T कांस्टेंट T बराबर Cp, और ये समीकरण नंबर 3। तब लिख देंगे हम, तब समीकरण 2 व 3 से DH बराबर, इसे मैं पहले लिख लूं Cp dt प्लस, अब इसे लिख देते हैं हम डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट T dP, और ये समीकरण नंबर बस 4। ठीक है, उसके बाद में अपन ये लिख सकते हैं जूल थॉमसन प्रभाव से
DH बराबर 0, क्योंकि जूल थॉमसन प्रभाव अपन पढ़ चुके हैं और जूल थॉमसन प्रभाव के अकॉर्डिंग DH बराबर 0 मान सकते हैं, क्योंकि उद्दोष अवस्था में स्थिर दाब पर या स्थिर दाब पर तंत्र की एंथैल्पी का मान शुद्ध होता है, न कि आंतरिक ऊर्जा का। तो ये जूल थॉमसन प्रभाव में पढ़ा था अपन ने, शीतलन प्रभाव में पढ़ा था कि जूल थॉमसन प्रभाव से DH या डेल्टा H बराबर 0। तो यहाँ पर अपन समीकरण नंबर जो 4 है उसे लिख सकते हैं, अतः समीकरण 4 से Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट P dt बराबर 0, या फिर लिख देंगे इसे हम Cp dt बराबर माइनस डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट P dt, या इसे लिखेंगे हम यहाँ से इस Cp का ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dt बराबर माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट P dt। ये समीकरण नंबर हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास समीकरण नंबर 5 आ जाती है। अब देखो यहाँ पर अपन को एक शर्त लगानी है, और शर्त है हमारे पास कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन। यहाँ पर लगा देंगे हम समीकरण 5 में स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की शर्त लगाने पर, यदि शर्त लगाते हैं तो अपन समीकरण नंबर 5 को लिख सकते हैं डेल T अपॉन डेल P कांस्टेंट H। स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर लगाने पर ये हो जाएगा हमारे पास डेल T अपॉन डेल P कांस्टेंट H बराबर माइनस 1 अपॉन Cp, इसे लिख देंगे अपन डेल H अपॉन डेल P कांस्टेंट T। दाब का दाब के सापेक्ष से अवकलन किया जाता है तो 1 आ जाता है। अब हमारे पास समीकरण नंबर 5 समीकरण 6 के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि समीकरण 6 से डेल T अपॉन डेल P कांस्टेंट H बराबर म्यू जे टी, अर्थात लगा के अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक UJT कहलाता है।
इस प्रकार से आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दोबारा देखिए एक बार, अपन ने यहाँ पर लिया है कि माना किसी तंत्र की जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी ये ताप का और दाब का फलन है, यानी एक समय में ये एक ही चर के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा चर क्या रहता है इसका स्थिर रहता है। अतः समीकरण 4 को अपन ये जो अपन ने लैंग्वेज लिखी है इस लैंग्वेज को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अतः h बराबर फलन t और समीकरण नंबर 1 बना देंगे इसे। उसके बाद में अपन ने यहाँ पर लिखा है कि यदि h में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन dh एक यथातथ अवकल है, यथातथ अवकल से तात्पर्य एग्जैक्ट है, यानी सत्य सत्य अवकल है, या अयथातथ होता तो फिर पथ फलन में आ जाता, और यथातथ है तो ये अवस्था फलन है। यदि dh एक अवस्था फलन है तो dh में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को आंशिक अवकलन के रूप में अपन लिख सकते हैं कि dh बराबर del h अपॉन del p कांस्टेंट t dp प्लस del h अपॉन del t कांस्टेंट p dt के रूप में इसे हम लिख सकते हैं और समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ चुके हैं पहले से कि यदि del h अपॉन del t कांस्टेंट p यानी स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता Cp कहलाती है, उसे अपन समीकरण नंबर 3 के रूप में लिखा है अपन ने। फिर अपन ने लिखा है कि समीकरण 2 व 3 से dH बराबर Cp dt, यानी ये जो टर्म्स है हमारे पास इसके स्थान पे मैंने लिख दिया Cp, dt है मेरे पास तो dt लिख दिया, उसके बाद इसे लिख दिया del h अपॉन del p कांस्टेंट t dp और समीकरण नंबर 4 बना दिया। उसके बाद में देखो हम पढ़ चुके हैं जूल थॉमसन प्रभाव में पढ़ा है अपन ने कि जूल थॉमसन प्रभाव क्या कहता है कि विध्वंस अवस्था में जब किसी तंत्र का प्रसार किया जाता है तो उस स्थिति में स्थिर दाब पर उसकी एंथैल्पी स्थिर रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। तो जब एंथैल्पी स्थिर रहती है तो अपन मान सकते हैं कि एंथैल्पी में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन जूल थॉमसन प्रभाव से क्या मान सकते हैं, 0, यानी dH बराबर 0 माना। जब अपन dH बराबर 0 माना तो यहाँ पर अपन dH बराबर 0 रख देंगे तो समीकरण नंबर 4 को अपन लिख सकते हैं Cp dt प्लस del H अपॉन del P कांस्टेंट T dP बराबर 0। उसके बाद में देखो इसी टर्म्स को अपन ने इस वाले भाग को 0 के इधर की तरफ ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस Cp का भी अपन ने पक्षांतरण कर दिया तो ये Cp हो जाएगा। फिर समीकरण नंबर 5 पे समीकरण 5 पर अपन ने शर्त लगाई है कि समीकरण 5 में स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की शर्त लगाने पर, जब इसमें अपन ने ये शर्त लगाई स्थिर तो एंथैल्पी मान लिया, दाब के साथ ले लिया और ताप में परिवर्तन दे दिया, तो स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर लेने के बाद यहाँ पर बराबर में हमारे पास समीकरण बनी -1 अपॉन Cp del H अपॉन del P कांस्टेंट T। ये दो टर्म्स होती है, जब इनका अवकलन किया जाता है तो पहले एक को स्थिर रखते हैं दूसरे का करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले अपन ने इसको स्थिर रखा, इसको स्थिर रख के जब इसका अवकलन किया तो समान का समान के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो एक आता है, ठीक है। उसके बाद में जब अपन इसको स्थिर रखते हैं और इनका करते हैं, ये कांस्टेंट राशि है पहले से, जब इसका करते हैं हमारे पास तो यहाँ पर देखो हम एंथैल्पी को पहले से स्थिर मान रहे हैं, एंथैल्पी को अपन ने क्या माना है, पहले से ही स्थिर माना है। जब अपन किसी चीज को स्थिर मान लेते हैं उसी का अवकलन करते हैं तो फिर हमारे पास मान आता है उसका 0। तो उस हिसाब से ये जो टर्म्स होती है जब दोबारा लिखते हैं तो इसका मान 0 हो जाता है, इसलिए मैंने इस टर्म्स को यहाँ पर छोड़ दिया है, केवल ये लिखा है इधर। उसके बाद समीकरण नंबर 6 चलती है हमारे पास। समीकरण 6 से अपन ने लिखा है कि del T अपॉन del P कांस्टेंट H बराबर म्यू J T, अर्थात स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर जो होती है वो जूल थॉमसन गुणांक या म्यूजिटी कहलाती है। इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक है ये समाप्त होता है। इसी में थोड़ा सा एक छोटा सा भाग और रहता है कि यदि
में, यानी ह्यूमिडिटी के मान को दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए, स्थिर मान लिया जाए। यहाँ पर अपन लिख देंगे अपने पास समीकरण है न्यू जी टी बराबर -1/cp डेल h/डेल p कांस्टेंट। ये समीकरण थी। अब इस समीकरण से पहले हमारे पास समीकरण थी कि डेल t/डेल p कांस्टेंट h बराबर -1/cp डेल h/डेल p कांस्टेंट t। ये समीकरण थी हमारे पास, ठीक है। अब इस समीकरण के लिए अपन ये शर्त लगा रहे हैं, ये शर्त है हमारे पास कि ह्यूमिडिटी के मान को दाब की परास में, दाब की परास में स्थिर मान लिया जाए तो, स्थिर मान लिया जाए तो समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। यानी आंशिक अवकलन का जो शर्त है वो हट जाएगी यहाँ से, और अपन लिख देंगे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी बराबर -1/cp डेल h अपॉन डेल p कांस्टेंट टी। या फिर इसे लिखेंगे अपन डेल्टा टी बराबर -1/cp डेल h अपॉन डेल p कांस्टेंट टी डॉट डेल्टा p। अब यहाँ पर देखो ये जो डेल्टा टी है ये जो थॉमसन प्रभाव में ताप की कमी को दर्शाता है, यानी डेल्टा टी जो थॉमसन प्रभाव के दौरान ताप में कमी को दर्शाता है। डेल्टा पी सरल डॉट के दोनों ओर उत्पन्न दाब के अंतर को दर्शाता है, ठीक है। अब देखो ये तो अपन ने लिख दिया, उसके बाद में अपन ये कहते हैं कि देखो दाब का मान क्या है, जो थॉमसन प्रभाव में अपन ने दाब को क्या माना है, स्थिर माना है, दाब को स्थिर माना है और उद्दोष्ट अवस्था ली है। अब उद्दोष्ट अवस्था में तो क्या है, ऊष्मा का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उद्दोष्ट अवस्था में ऊष्मा का मान कांस्टेंट रहता है और h में जो परिवर्तन होता है वो शून्य होता है। तो इससे तात्पर्य यह है कि ये कांस्टेंट जो पूरा है मान, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू होने के बाद में अपन यहाँ पर ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण से अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा टी समानुपाती डेल्टा टी होगा थॉमसन प्रभाव। जूल थॉमसन प्रभाव में अपन ने रुद्धोष्म अवस्था ली है और रुद्धोष्म अवस्था में अपन ने ऊष्मा को क्या माना है, स्थिर माना है। ऊष्मा को स्थिर मानने के कारण ये जो राशि है हमारे पास Cp एक कांस्टेंट राशि है, इसलिए अपन इसे कांस्टेंट मानकर
इस पूरी समीकरण को यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी समानुपाती डेल्टा पी, जो कि जूल थॉमसन प्रभाव को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार से आप लोगों का ये जो टॉपिक है जूल थॉमसन गुणांक का क्लियर होता है। उसके बाद में कल हम पढ़ेंगे यहाँ पर आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना, यानी किस हिसाब से जूल थॉमसन गुणांक की अपन गणना कर सकते हैं आदर्श गैसों के लिए। तो चलो इसी को अपन यहाँ पर एक बार फिर पूरा देख लेते हैं। आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना, छोटा सा टॉपिक है ये। यहाँ पर लिख देंगे आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक की गणना, VGT का मान किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए। तो देखो हमारे पास यहाँ पर पहले से ही लिख सकते हैं कि जूल थॉमसन गुणांक की समीकरण से जूल थॉमसन गुणांक समीकरण से, समीकरण है हमारे पास u3t बराबर -1/Cp del H/del T कांस्टेंट। इसे अपन समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि H बराबर E प्लस PV समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर इस H का मान अपन को यहाँ इस जगह रखना है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे UJT बराबर -1/Cp del E प्लस PV अपॉन del P कांस्टेंट T, इस रूप में। फिर इसका विस्तार कर लेंगे UJT बराबर -1/Cp del E अपॉन del T कांस्टेंट T प्लस del PV अपॉन del P कांस्टेंट T। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं UJT बराबर -1/Cp del E अपॉन del V कांस्टेंट T, या del V अपॉन del P कांस्टेंट T प्लस del PV अपॉन del P कांस्टेंट T, इस रूप में। अब देखो ये जो टर्म्स है हमारे पास जूल के नियम से, जूल के नियम से del E अपॉन del V कांस्टेंट T बराबर 0 आदर्श गैस होती है। आदर्श गैस के, आदर्श गैस के लिए del E अपॉन del V कांस्टेंट T बराबर 0 होता है। तो ये जो समीकरण है del E अपॉन del P कांस्टेंट T को अपन ने यहाँ पर इस रूप में लिखा है del E अपॉन del V कांस्टेंट T del V अपॉन del P कांस्टेंट T। del V से del V कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये टर्म्स दोबारा आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर अपन ने इसको केवल एक 0 के बराबर करने के लिए इस रूप में यहाँ पर इसे कन्वर्ट किया है। और ये रूप अपन पढ़ चुके हैं कि जूल के नियम से del E अपॉन del V कांस्टेंट T बराबर क्या होता है 0 आदर्श गैस के लिए पता है del E अपॉन del V कांस्टेंट T
डेल V अपॉन डेल P कांस्टेंट T बराबर G। यानी ये टर्म्स इस प्रकार से हमारे पास जीरो के रूप में आ जाती है। यदि स्थिर ताप पर PV भी स्थिर है तो ये स्थिर कैसे माना है अपन ने, बॉयल के नियम से, क्योंकि बॉयल का नियम क्या आदर्श गैसों के लिए दिया गया था और बॉयल के नियम के अनुसार पीवी का जो मान रहता है स्थिर ताप पर वो कांस्टेंट रहता है। तो स्थिर ताप पर पीवी भी स्थिर है तो बॉयल के नियम से डेल पीवी अपॉन डेल पी कांस्टेंट पी बराबर 0। यानी ये मान के हमारे पास क्या आ गया 0। यानी अब ये पूरी टर्म्स जब 0 हो जाएगी तो फिर ये जो समीकरण है म्यू बराबर 0 यहां पर लिख देंगे तब करके यहाँ तो समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर लिख देंगे तब समीकरण 3 से म्यू जेटी बराबर G आदर्श गैस के लिए, यानी आदर्श गैस के लिए भी हमारे पास म्यू जेटी बराबर मान के आ जाता है 0 आ जाता है। इस प्रकार से आप लोगों के ये दो टॉपिक, एक तो जूल फंक्शन गुणांक और एक आदर्श गैस के लिए जूल फंक्शन गुणांक की गणना का टॉपिक इस प्रकार से हमारे पास पूर्ण होता है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कॉल करके पूछ सकते हो। वैसे इसमें ऐसे कोई चीज नहीं है कि आप लोगों के समझ में नहीं आई। यदि आप लोग वीडियो को 1 या 2 बार देखोगे तो ये चीजें आसानी से आप लोगों की समझ में आ जाएगी। थैंक यू।